हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनका जो है वीडियो लेके आए हैं ताकि आप उन क्वेश्चनों को करिए और अपने एग्जाम्स में अच्छे स्कोर मैथमेटिक्स में लेके आइए। देखिए, सबसे पहले आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम आ रहा है तो क्यों ना पहले यूपी बोर्ड का ही पेपर कराया जाए। उसके लिए आप ये पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। हाँ, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आधा सिलेबस तो उनका भी मैच कर रहा है, तो इसीलिए और नॉलेज के लिए तो सभी चीजें अच्छी होती है पढ़ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन कराते हैं जो यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका एग्जाम पास नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। यदि मासा यानी HCF 33654 इक्वल टू 6 है तो आपसे एलसीएम पूछा गया है, कितना होगा इसका। ठीक है, यानी कि आपको दो नंबर दे रखे हैं 336 एंड 54 इक्वल टू इसका आपको HCF। साफ उसने लिखा है HCF, यानी जब इसने मासा लिखा हुआ है, मासा जब इसने मासा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा मासा आपको जब लिखा हुआ है 6 दे रखा है, एलसीएम यानी कि आपसे वो लासा पूछ रहा है, इसका लासा क्या होगा। तो देखिए, जब आपको दो संख्याएं भी नंबर भी दे रखे हैं और आपको एक मासा भी दे रखा है, आपको एलसीएम निकालना है, तो आप जानते हो इसका एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता था कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये इसका एक रिलेशन होता था कि अगर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो तो और उनके एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दो तो वो इक्वल होते हैं। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए यहां से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। हमें एलसीएम चाहिए तो एलसीएम को अकेला करना पड़ेगा, तो एचसीएफ पर डिवाइड करेंगे इधर। तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, एलसीएम। आपको एलसीएम मिल जाएगा और एलसीएम तो फाइंड करना है आपको, तो बस अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जो आपको गिवन है। देखिए, फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 336 इनटू सेकंड नंबर दे रखा है 54 अपॉन आपको एचसीएफ जो दे रखा है वो दे रखा है 6 पुट कर दिया, जो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या करेंगे, 6 से कट गई 9 बार 9 टाइम्स। अब 9 का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसमें। 9 × 54 की 4, हासिल लगी 5, 9 × 27 और 5 32 की 2, हासिल लगी 3, 9 × 27 और 3 30। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 9 × 54 की 4, हासिल लगी 5, 9 × 27 और 5 32 की 2, हासिल लगी 3, 9 × 18, 9 × 27 और 3 30। तो आपका ये आंसर एलसीएम निकल आया। तो इसके बाद में आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था, एलसीएम एचसीएफ से उठाया गया था क्वेश्चन। पहले चैप्टर से दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम निकालना था। कभी भी एलसीएम दे रखा हो एचसीएफ निकालना हो तो भी यही करना है आपको। यही प्रोसेस फॉलो करते हुए, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर निकालना है तो भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। बस याद रखना, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको पॉज करके नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति को हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे देखिए, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी विविधकर निकालना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है, जिसे हम विविधकर कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये इसका फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आपको मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, चलो इसको सॉल्व भी कर लेंगे। अब डी की वैल्यू निकलने पर हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसके लिए ये पहले से आपको लिखाया हुआ है कि क्या होता है। देखिए, अगर डी की वैल्यू आपकी 0 आ जाए तो हम कहते हैं आपके जो मूल है, मूल आपके कैसे होंगे, आपके जो मूल है वो वास्तविक होंगे और साथ साथ में वास्तविक के साथ साथ में ये आपके बराबर भी होंगे। बराबर कहते हैं इसे, या कहते हैं हम समान होंगे। ठीक है, अब देखिए, बराबर यानी समान का मतलब क्या होता है, इक्वल, और वास्तविक का मतलब होता है रियल इंग्लिश में। ठीक है, मूल मतलब रूट। क्लियर। इसके बाद में मान लीजिए अगर डी की वैल्यू डी इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आपके मूल रियल होंगे, रियल यानी कि वास्तविक होंगे, और साथ में आपके ये असमान होंगे यानी समान नहीं होंगे, इनको कहेंगे हम नॉट इक्वल। क्लियर, इक्वल नहीं होंगे। डी इज लेस देन 0 आ गया तो हम कहेंगे कि आपके रूट जो है वो काल्पनिक है, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी, और साथ में असमान कहो या कुछ भी कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इमेजिनरी की बात आती है तो आपको तो सिलेबस में नहीं होता, ये क्वेश्चन बस लिखना होता है कि काल्पनिक है, बाकी आप पढ़ोगे 11th क्लास में, नॉट इक्वल। साथ में ही अगर डी कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, कि मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 1 आ गया,
9 आ गया, 4 आ गया, 36 आ गया, 25 आ गया, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो ऐसे नंबर्स के लिए वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं यानी रियल, साथ में असमान होते हैं यानी नॉट इक्वल, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रेशनल होते हैं। देखिए रेशनल रूट यानी कि परमेय, परमेय आपके जो मूल है, रूट है जो है, ये आपके इस कंडीशन में भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। ये दोनों कंडीशन में आपके मूल जो है परमेय होते हैं, रेशनल होते हैं। ठीक है, इसको भी आप रेशनल कह सकते हो, यानी कि परमेय कह सकते हो। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए कंडीशन समझाना जरूरी था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे। किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। कि हम लिखेंगे कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर या कंपैरिजन करने पर तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2, b की वैल्यू आएगी -4। कैसे? x² से x² गया इक्वल टू 2, x से x गया, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3। ये आपकी तीन वैल्यूज आ गई। इसके बाद में आपको d निकालना है, तो d निकालिए। d इक्वल टू था b² यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू c, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, -4 दूनी 8 थी 24, माइनस करने पर आया 16 से 24 गए तो -8। -8 क्या है? 0 से छोटा है क्या? अगर ये 0 से छोटा है तो कंडीशन क्या है? काल्पनिक। तो आपके मूल कैसे हो गए? काल्पनिक हो गए। काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी हो गए। तो यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा रूट्स कैसे हैं इसके, मूल कैसे हैं इसके, तो आप इस तरीके से d की वैल्यू निकालोगे। d की वैल्यू 0 से छोटी आई है तो कहोगे काल्पनिक, d बराबर 0 आता तो कहते वास्तविक और समान, और d अगर बड़ा आता 0 से यानी 4 ये 8 पॉजिटिव होता तो कहते वास्तविक परंतु असमान। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आधारित क्वेश्चन है। टेबल की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप बड़ी आसानी से टेबल को याद कर सकते हो, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले से। तो देखिए sin² 60 प्लस 2 tan 45 और -cos² 30 अगर आपको दे रखा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू रखेंगे इसकी। स्क्वायर है तो स्क्वायर को तो चला देंगे ऊपर, तो क्या होगा sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री का स्क्वायर। इतना लगा दिया हमने। क्या किया, जो स्क्वायर अंदर थे उनको ब्रैकेट के ऊपर बाहर लगा दिया। अब इसके बाद लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे इनकी। sin 60 की वैल्यू जानते हैं हम क्या होती है, √3/2, उसका लगा दिया हमने होल स्क्वायर, प्लस 2 tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 1, माइनस cos 30 आपका क्या होता है, ये भी आपका √3/2 का होल स्क्वायर होता है। ये आप जानते हो कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, जो sin 60 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू है, तो ये √3/2, ये भी √3/2, कितना हो गया ये 3/4, √3 का स्क्वायर से रूट कट गया 3/4, प्लस 2 एकम 2, माइनस ये भी 3/4, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा आपस में, कितना बचेगा 2, और 2 आपका आंसर निकल आया बड़ी आसानी से। देखा आपने कितना सिंपल था, सिर्फ आपको टेबल याद होनी चाहिए और कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। sin² 60 √3/2, cos² 30 ये भी आपने कर दिया कितना √3/2, वैल्यू रख दी इसकी, स्क्वायर कर दिया तो ये 3/4, ये 3/4, tan 45 वैल्यू 1, 2 बन जा 2, ये दोनों एक जैसे थे, प्लस माइनस के थे, कट गए, इसलिए केवल 2 बचा और आपका आंसर निकल आया। पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि sin a = 3/4 है तो sec a की वैल्यू क्या होगी। देखिए 10th क्लास में हम बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं हम सबसे पहले sin a के हिसाब से हम टेबल बनाएंगे। हम sin a का जो रेशियो दे रखा है, इस sin a के रेशियो को इस तरीके से लिखते हैं हम 3k और 4k मान लें इसको, हम कुछ और ही मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो मान सकते हो, रेशियो है क्योंकि। और हम जानते हैं लाल बटे कक्का के आधार पर, लाल बटे कक्का के आधार पर साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण आएगा, लंब बटे कर्ण आएगा, यानी लंब की वैल्यू कितनी हो गई 3k और कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई 4k। इस तरीके से हो जाएगा। इसको स्मॉल मान लेता हूं चलो मैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस तरीके से क्या करते हैं, फिर हम बनाते हैं ट्राइंगल। बनाया हमने ट्राइंगल। अब मान लीजिए अगर एंगल ए ये है, हमने एंगल ए माना, तो साइन ए के हिसाब से लंब बटे कर्ण, जो एंगल फाइंड करना होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है आपकी, तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। उसके बाद में कर्ण तो हमेशा 90 के सामने ही होता है, तो ये कर्ण हो गया, और बचा कुछ होता है आपका आधार।
आधार जिसे हम ए कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पर जब साइन ए की वैल्यू लंब बटे कर्ण थी तो यानी साइन ए लंब कितना है 3k, तो ये हो गया 3k और कर्ण जो था वो आपका हो गया 4k। इस तरीके से ये कर्ण की वैल्यू आ गई और ये लंब की वैल्यू आ गई। अब आपको अगर sec निकालना है तो हम जानते हैं sec जो है लाल बटे कक्का के आधार पर कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है अगर, क्योंकि साइन cos tan फिर cot sec cosec लेते हैं तो कर्ण बटे आधार होता है। sec क्या होता है, sec हमारा होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि हमें कर्ण की वैल्यू भी चाहिए, कर्ण की वैल्यू तो हमारे पास है और आधार की वैल्यू भी चाहिए, आधार की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आधार निकालना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये भी आप जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है। अच्छा कर्ण दे रखा है आपको 4k, ऐसा करिए k की जगह पर इसे x ही मान लो ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि बार बार में ये k भी चल रहा है, कर्ण वाला k है या कौन सा k है, ठीक है। 3x मान लिया हमने इसको, 4x और 3x, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, k का मान कितना है 4x, कर्ण का मान है 4x का स्क्वायर, लंब तो आपको दे रखा है 3x का स्क्वायर और प्लस आधार आपको निकालना है, क्लियर। इस तरीके से लिख दिया, 4 का स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर, इसको उठा के लेके आएंगे माइनस और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या आया आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 कितने बचेंगे आपके 7, तो 7x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। जब मैं दोनों साइड में रूट लूंगा यानी वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या होगा, a इज इक्वल टू रूट में 7x स्क्वायर। देखिए यहां से रूट हटाया मैंने तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे जब हमने रूट लगाया दोनों साइड में तो ये तो यहाँ से स्क्वायर से रूट हट गया, a आया केवल, और यहाँ पे 7 और x स्क्वायर दोनों रूट के अंदर गए, जहां से x बाहर निकल आएगा और रूट में 7 रह जाएगा केवल, तो आधार की वैल्यू भी आ गई आपकी कितनी, √7x। क्या आया, आधार बराबर √7x। इस चीज को दोबारा समझिए, या तो हम कहते हैं कि स्क्वायर हटा के हमने रूट चढ़ा दिया इधर, या फिर कहते हैं दोनों साइड में वर्गमूल लेने पर, तो यहां से जब स्क्वायर हटाया रूट चढ़ गया, इतना आ गया, इसके बाद में √7 अंदर रह गया, x स्क्वायर का x बाहर निकल आया, तो आधार की वैल्यू भी आ गई। आपसे पूछा गया था sec हमने बताया आपको क्या, लाल बटे कक्का के आधार पर कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कितना है आपका 4x, आधार कितना है √7x और x से x कट गया, आपका आंसर आ गया 4/√7। यही आपका आंसर है। आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमें कंडीशन ये पढ़ाई जाती है कि रूट को कभी भी नीचे नहीं छोड़ा जाता हर में, तो क्या करेंगे हम इसमें √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसी जैसे कहते हैं परमेकरण करना है इसका, ठीक है। तो क्या होगा ये 4 × √7 4√7 और अपॉन में √7 × √7 7, क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा, 4/7 ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ी बस कॉम्प्लिकेशन देखिए। पहले आप जैसे आप नॉर्मल कॉपी में करते हो तो आप इसको 3 और 4 ही रख देते हो यहाँ पर, लेकिन चूंकि एग्जाम की बात है हम कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं दे सकते टीचर को कि वो हमारे नंबर काटे, इसलिए जब रेशियो है तो हम इसको कुछ ना कुछ और वैल्यू करके मान लेते हैं। जैसे कि रेशियो में दे रखा है तो 3x और 4x हमने इसकी वैल्यू मान ली और हमारा आंसर आसानी से x की फॉर्म में निकालकर x फिर से कट गया और आपका आंसर निकल आया। क्लियर, चलिए नोट करिए पॉज करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु P, यानी कि ये कोई बिंदु P है जो x अक्ष पर है। आप समझते हैं कि अक्ष क्या होती है, ये आपकी x अक्ष है और ये आपकी y अक्ष है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। और जब इसने कहा x अक्ष पर स्थित बिंदु P, जब कोई बिंदु x अक्ष पर है, मान लीजिए यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, x अक्ष पर है तो डेफिनेटली उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसका y निर्देशांक जो है 0 होगा, यानी कि जो पॉइंट बनेगा P का वो कैसा बनेगा, x, 0 बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके। जब उसने कहा कि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो क्या होगा, y पॉइंट उसका 0 होगा, और y पॉइंट 0 होने का मतलब है कि केवल x पॉइंट होगा, तो हमने P के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x, 0 मान लिए। आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है निर्देशांक लिखिए जो बिंदु a -2,0 और 6,0 इन दोनों से समान दूरी पर है, यानी ये P पॉइंट जो है यहां से ये वाली दूरी और यहां से ये वाली दूरी दोनों की दोनों इक्वल है। इसी कंडीशन को हमें फॉलो करवाना है यहाँ से। तो देखिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है सॉल्व करने के लिए, हालांकि सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके कोऑर्डिनेट जो भी दे रखे हैं वो भी आपके x एक्सिस पर ही दे रखे हैं, तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं, पर फिर भी हम इसे जो हमारा प्रॉपर वे होता है करने का उससे करते हैं। इसने कहा ये इसकी डिस्टेंस जो है दोनों इक्वल है, तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूं एक बार, वो होता है आपका x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसको x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही माना जाता है। अब देखिए इसकी दूरी जो है, अगर मैं PA निकालूं यहां से इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए, PA क्या होगी, यहां पे किसी को भी आप x1 x2 मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा PA आपका। क्या किया मैंने, यहां से PA निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसमें x1 माइनस x2, x माइनस का 2 था, प्लस y1 माइनस y2 0 0 आ गया। इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, देखिए यहां से माइनस माइनस प्लस होगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये तो 0 आएगा, 0 कोई मतलब ही नहीं है। अब जब 0 कोई मतलब नहीं है तो इसको हटा देते हैं यहां से, तो उसके बाद में क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, केवल यहां पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो x प्लस 2 बाहर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आपका क्या निकालना है, हमें PV निकालना है, PV निकालना है। तो PV क्या होगा, देखिए PV इक्वल टू क्या करेंगे, यहां पे भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको हम। देखिए ये x और 6 ये दे रखा है ना इस तरीके से। अब मैंने अगर इसको माना डिस्टेंस ये वाली, और एक बार ये मानूंगा मैं, दोनों डिस्टेंस में यहाँ पे एक अंतर आ सकता है, वो ये समझाऊंगा कैसे आ सकता है। पहले अब इसको डिस्टेंस में लगा लीजिए। मैंने क्या किया यहाँ पे, अब इस बार इसमें से लगा दिया x1 माइनस x2 का स्क्वायर, 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या होगा ये, तो आपका ये आएगा 6 माइनस x का होल स्क्वायर रूट के अंदर, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, इसको बाहर निकालूंगा तो आएगा 6 माइनस x। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हम इसको x माइनस 6 भी तो कर सकते हैं। जी हाँ, इसको हम x माइनस 6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन अगर मैं यहां से x माइनस 6 लिख देता और फिर ये इक्वेशन आती, x किस तरीके से आती है, 6 माइनस x, अगर मैं इसको मान लीजिए ऐसे लिखता, और करके लिख देता हूं मैं इस कंडीशन को, अगर मैं इसे ऐसे लिखता x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ये x माइनस 6 आता होल स्क्वायर में, और बाहर निकल के फिर ये x माइनस 6 आता। अब फिर मैं इन दोनों को इक्वल में रखता तो क्या होता, x प्लस 2 बराबर x माइनस 6, और x से x कट जाता, 2 इक्वल टू माइनस 6 आता, जो कभी हो नहीं सकता। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो यानी कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हो। तो हमने इसको 6 माइनस x लिख दिया। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा क्या लिखना है, आप कंडीशन ये भी लगा के देख सकते हो, ये भी लगा के देख सकते हो, क्योंकि रूट का मतलब वैसे भी आपका क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। अगर मैं इसके आगे प्लस माइनस लगा दूं यहां पर, तो क्या होगा, मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से लूंगा। मैं एक बार प्लस लेके देखूंगा, प्लस से आंसर आ रहा है तो ठीक है, फिर एक बार माइनस लेके देखूंगा, और माइनस लेने पर ऐसी कंडीशन बन जाएगी, और ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 माइनस 6 के इक्वल आ जाए और वेरिएबल कट जाए। ये आपके चर राशियां जो वेरिएबल थे ये कट गए, इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो हम इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे, इसे 6 माइनस x पॉजिटिव लेंगे, तो क्या होगा फिर हमारा यहाँ से वैल्यू, तो क्या कहा था इसने, इक्वल डिस्टेंस से समान है, तो PA इक्वल टू PV, PA इक्वल टू PV रखेंगे। PA कितना था आपका, x प्लस 2 इक्वल टू PV कितना है, 6 माइनस x। डेफिनेटली बच्चों से ये क्वेश्चन गलत होगा एग्जाम में, अगर वो जिस बच्चे ने गलती से 6 माइनस x लगा दिया वो सही कर आएगा, और जिसने x माइनस 6 लगा दिया वो गलत कर आएगा। तो इसीलिए इस बात को अच्छे से समझ के चलिए, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको छोड़कर उसके साइन को उल्टा करके ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब अंदर प्लस माइनस हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब x को उठा के इधर लेके आया, तो x प्लस x इक्वल टू 6 माइनस 2, 2 को इधर लेके माइनस का हो गया, x को लाया प्लस का हो गया, तो 2x इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, तो x इक्वल टू 4/2 यानी कि 2, तो x बराबर आपका आ गया 2। जब x आपका 2 आ गया और p के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, 0 ही तो थे, तो p कोऑर्डिनेट जो आपको फाइंड करना था वो क्या आ गया, 2, 0, क्योंकि x की वैल्यू आई है, और यही आपका आंसर है जो आपको फाइंड करना था। ओके, पॉज करके इसे नोट करिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था ये, छोटे नंबरों में, तो इसको आपको अच्छे से समझ के चलना है। ओके, चलिए पॉज करके नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपसे कह रहा है आकृति में इन फिगर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये ABC जो ट्रायंगल दे रखा है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। अब समान भुजाओं की बात कर रहा है, और साथ में ये राइट एंगल ट्रायंगल भी दिया है इसने, यानी समकोण त्रिभुज दिया है, जहां पे C आपका क्या है, समकोण है। तो डेफिनेटली आपकी ये दोनों भुजाएं जो हैं ये आपकी इक्वल है, ये दोनों भुजाएं आपकी इक्वल होंगी, समान होंगी, क्योंकि जब यहाँ पे ये 90 डिग्री दे रखा है C, तो डेफिनेटली ये कर्ण होगा, और कर्ण कभी भी किसी भुजा के बराबर नहीं आ सकता, वो सबसे बड़ा होता है। तो उसके बाद में क्या बचती है, BC और AC, तो ये दोनों आपकी समान होंगी। उसमें भी इसने आपको AC की वैल्यू 4 दे रखी है, ये AC की वैल्यू 4 दे रखी है, और आपसे पूछा गया है कि AB की लंबाई क्या होगी, आपसे AB की लंबाई पूछी गई है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसमें,
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज समद्विबाहु है, चूंकि त्रिभुज समद्विबाहु है तो क्या होगा, AC बराबर BC होगा। तो यानी AC की जो वैल्यू थी वही वैल्यू BC की होगी, तो BC कितना है आपका, BC भी 4 आ गया। जब AC भी 4 है, BC भी 4 है, तो आपको क्या निकालना है, AB। आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना दिया है आपको पता नहीं, वो तो आपको फाइंड करना है। AC कितना है 4 स्क्वायर, BC कितना है 4 स्क्वायर, यानी कितना हो गया ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 हो गया आपके 32। AB स्क्वायर बराबर, तो AB बराबर कितना होगा बताया था, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ता है या फिर दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर 32 का स्क्वायर रूट। जब इसके फैक्टर करूंगा मैं 32 के फैक्टर इस तरीके से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, तो कितने आया ये, एक पेयर, दूसरा पेयर और एक तीसरा पेयर बनेगा नहीं तो इसको अंदर छोड़ देंगे। पर पहले लिख देते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 टाइम्स आया था, 5 टाइम्स लिख दिया। अब हमने जब यहाँ पेयर बनाए तो एक पेयर ये बना, इसका 2 बाहर निकल के आया, दूसरा पेयर ये बना, इसका 2 बाहर निकल के आया और एक 2 अंदर रहेगा रूट के अंदर, तो क्या आया ये 4√2। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपसे पूछा गया था, व्हाट इज AB। AB क्या है, AB इज 4√2। ठीक है, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज था, इसलिए हमने क्या किया, 2 भुजाएं समान कर दी। ओके, पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका ट्रायंगल चैप्टर से उठाया गया है। इसमें कह रहा है कि यदि DE पैरेलल टू BC है, यानी DE और BC दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, साथ में इसने कहा भुजा AD की लंबाई आपको फाइंड करनी है, जबकि दिया गया है AE 1.8, BD 7.2 एंड CE 5.4। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, देखने में टफ लग रहा होगा आपको भले ही। इस क्वेश्चन में आपको BPT लगानी है। BPT पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें क्या होता है, अगर कोई दो भुजाएं यानी कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए जो बाकी दोनों भुजाओं को काटे। अब किस रेशियो में काट रहे ये नहीं पता हमें पहले, हमें सिर्फ इतना कहा गया है किसी त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा को के पैरेलल कोई एक लाइन खींची जाए, समांतर एक रेखा खींची जाए तो बाकी की दोनों भुजाओं को काटे, तो क्या होता है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC हो जाता है। बस ये प्रॉपर्टी लगानी है हमें। बाई BPT द्वारा क्या होगा, BPT द्वारा क्या होगा, AD एज लिख दीजिए, चूंकि DE पैरेलल टू BC है। जब DE पैरेलल टू BC है और किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है जो बाकी दोनों भुजाओं को किसी बिंदु D और E पर काटे, तो वो बिंदु जो होते हैं उनका रेशियो किस तरीके से, AD रेशियो DB बराबर AE रेशियो EC होता है। यानी कि जब DE पैरेलल टू BC है तो क्या होगा, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होगा। BPT आपने पढ़ी है अच्छे से, बस यही काम करना है इसमें, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये लगाना है और आंसर आपका आंसर आ जाएगा। आपको दिया क्या हुआ था, AE दे रखा था 1.8, BD आपको दिया था 7.2 एंड CE आपको दिया था 5.4, सबकी वैल्यू रख दीजिए। AD तो आपको फाइंड करना है, तो AD अपॉन DB कितना है आपका, DB यानी BD 7.2 इक्वल टू AE कितना है 1.8 और EC कितना है यानी CE 5.4, यही तो है। अब बस क्या करना है, देखिए AD इक्वल टू क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे जाएगा ऊपर, तो 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट से पॉइंट गया, एक पॉइंट चला गया, 18 दिया 54, 3 से कट गया ये, 3 बार कट गया ये, 18 54 और 3 से 1 काट दीजिए, 3 दूनी 6 बची 1, 3 चौक 12, कितना आया 2.4। AD की वैल्यू आपकी 2.4 आ गई और आपका आंसर निकल आया जो आपसे पूछा गया था, ये क्या आ गया 2.4। क्लियर, वो भी किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर दे रखी थी। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जो 306 तथा 657 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि ये कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। देखिए जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको एलसीएम निकालना पड़ता है,
और आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। वैसे भी वो कह रहा है कि ऐसी संख्या फाइंड करो जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, तो डेफिनेटली वो बड़ी संख्या आएगी, कोई ना कोई रहेगी, वो छोटी ही छोटी ऐसी संख्या, लेकिन रहेगी तो इन दोनों से बड़ी ही। तो जब इन दोनों से बड़ी आ रही तो आप ऐसे भी समझ जाएंगे क्या होगा, इसका एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम निकाल दीजिए, इसका एलसीएम नहीं, लासा कैसे निकालते हैं। 306 और 657 को इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देते हैं इसका, देखिए 2 से नहीं जा रहा, 2 से इसमें जा रहा, दे देते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और ये ऐसे की ऐसी क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 2 से नहीं जा रहा, किसी में 3 से देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नम 27। ये बात याद रखिए, जब दो संख्याएं हैं, कॉमा लगा हुआ है, तो दोनों संख्याओं में हम अलग अलग डिवाइड करेंगे और पूरा पूरा जाएगा तभी देंगे, जब तक दोनों बनना हो जाए तब तक देंगे। किसी एक संख्या में 1 से जा रहा है तो देंगे, दूसरी में नहीं जा रहा तो उसे ऐसे उतार देंगे। अब फिर क्या किया, फिर 3 से जा रहा है, ये 3 एकम 3 बची 2, 3 सत्ते 21, और ये 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, इस तरीके से 3 तिया 9 आ गया। इसके बाद में ये कितने से जा रहा है, 3 सत्ते 3 तिया 9। अब ये सीधा 3 से नहीं जा रहा, सीधा 17 से जा रहा है, 17 एकम 17, और 17 से इसमें भाग नहीं जाता, तो 73 की 73 उतार दी हमने। अब क्या करेंगे हम, 73 का डिवाइड करेंगे इसमें, 73 बन जा 73, 73 बन जा 73, क्योंकि 1 में तो जाएगा ही नहीं, 1 को ऐसे उतार देंगे, क्योंकि 73 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है, 72 होता तो चला जाता। अब क्या करेंगे एलसीएम के लिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड दी है तो आपको ये करनी तो पड़ेगी ही, 17 इंटू 73, ठीक है। चलिए 2 तिया 6, 17 × 51 गुणा 73, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 इंटू 73, बात समझ में आई, 6 पंजे 30। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका, जिस तरीके से हम छोटी क्लास में करते थे, क्योंकि 73 की टेबल नहीं आती, आपको भी नहीं आती, हमें भी नहीं आती। 3 × 18, 3 तिया 9, 7 × 42 और 7 × 21। कैरी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि 0 है तो वहां रख देंगे उसको हम, ठीक है। अब जोड़ देंगे 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13 की 3 आंसर लगी 1 और 1 2, और ये आपका आ गया 2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये हमने 2 3 3 17 और 73 उतार दिया, 2 तिया 6, 3 17 3 51 73, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 73, 3 6 18 की 8 आंसर लगी 1, 3 तिया 9, फिर 7 6 42, 7 3 21, 8 2 और 1 3, 4 9 और 4 13 की 3 आंसर लगी 1 और 1 2 और 2। तो आपका आंसर कितना आया, आपका एलसीएम जो था वो निकल आया 22338। यही वह संख्या है जिसमें इन दी हुई दोनों संख्याओं का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, पॉज करके नोट करिए, सिंपल क्वेश्चन था, केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक्स और वाई में ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y -4, 6 -2, 3 ये तीनों की तीनों संरेख हो जाए। यानी कि आपसे प्रूव करने ही कह रहा है, ये कॉलिनियर, इन्हें कॉलिनियर प्रूव कर दो, मतलब कॉलिनियर पहले से दे रखे, प्रूव करने की नहीं कह रहा, आपसे संबंध पूछ रहा है एक्स वाई में क्या रिलेशन बनेगा अगर ये कॉलिनियर पहले से है तो कॉलिनियर के लिए कंडीशन होती थी हमारी, देखिए अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 कर दिया जाए, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 कर दिया तो डेफिनेटली ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लगाते थे 1/2 बेस इनटू हाइट लगाते थे, आधार गुणा ऊंचाई, या ऊंचाई उसकी 0 हो जाएगी तो बेस कितना भी हो एरिया तो 0 ही आएगा, तो यानी कि वो केवल लाइन बन गई, उसमें हाइट जरा भी उसमें हाइट है ही नहीं, ये हाइट अगर खत्म कर दी जाए तो क्या होगा, एरिया 0 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम एरिया को 0 के इक्वल रखते हुए संरेख की प्रॉपर्टी लगाते हैं और ये इसको रिलेशन इसका फाइंड करते हैं। ये आपके x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो गए। और आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। कितना सिंपल है, देखो इसको याद रखना, या तो कर सकते हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2, या फिर x1 लिया तो y2 और y3 लेंगे, मतलब जो ले लिया उसको छोड़ देंगे, x2 लिया तो इसको छोड़कर 3 और 1 लेंगे, 3 लिया तो 1 और 2 लेंगे। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसमें, और ये हमने क्या करना, ये एरिया का फॉर्मूला होता था, लेकिन हमसे पहले से कह रहा संरेख है तो इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, तो क्या होगा 2 तो 0 में चला गया, केवल हमें इसमें वैल्यू रखनी है, 2 क्या हुआ कैंची उड़ा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 में चला गया। x1 कितना है x, y2 आपका 6 - y3 3 प्लस x2 है आपका -4, फिर y3 - y1 यानी कि 3 - y, उसके बाद है प्लस x3 कितना है -2, उसके y1 - y2 यानी कि y1 - y2 y -6,
इस तरीके से हमने वैल्यू लिख दी अपनी, इक्वल टू रखा 0। अब क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। उससे पहले देखिए 6 और 3, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा तो 3x आ गया। फिर माइनस के 4 है, -4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 4 दिया 12, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4y। उसके बाद में -2 से y मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू y, माइनस के 2y, माइनस माइनस प्लस 2 छक्की 12 इक्वल टू 0। अब क्या किया हमने, 3x इधर ही है, 4y में से 2y गए तो प्लस के 2y बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। उसके बाद 12 और 12 आपस में कट गए, इक्वल टू 0। तो क्या आया रिलेशन आपका, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। इसमें और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये संख्या आपकी बच जाती यहाँ पर, ये 4 3 12 और 12 ही बच जाते तो 12 को उधर ले जाते, इसमें डिवाइड कर देते तो आपकी एक लाइन की इक्वेशन बन जाती, या ऐसे ही छोड़ देते 12 को उधर ले जाके तो भी एक लाइन की इक्वेशन बन जाती है, रेखा का समीकरण बन जाता। अभी क्या हो गया आपका, ये 12 से 12 यहाँ कट चुके तो 3x प्लस 4y, 4y में से 2y गया तो 2y, और आपकी ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। जो उसने रिलेशन पूछा था x और y में, वही ये रिलेशन है जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इसी पर आधारित है, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं आपको, ए बी और सी। ये आपको 3 शीर्ष दे रखे हैं ए बी सी, और आपसे इसका एरिया पूछ रहा है। यही वाला कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए, और बड़ी आसानी से हम इसका एरिया निकाल देंगे। देखिए 1/2, इस बात को याद रखना, ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये ब्रैकेट को ब्रैकेट समझिए, या फिर उसके बाद समझिए इसके मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसे मापांक। अगर एरिया आपका अंदर नेगेटिव दिया आएगा तो बाहर निकाल के उसे पॉजिटिव ही लिखेंगे, एरिया ये कहता है, ये मॉडुलस ये कहता है। क्यों, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले लिया हमने x1 यानी 1, y2 माइनस y3, माइनस का 5 आया, तो इसको थोड़ा सा कोष्टक को मझला कोष्टक बना देते हैं, प्लस x2 है आपका माइनस का 4। उसके बाद में ये लेंगे y3 माइनस y1, तो माइनस के 5 माइनस के 1, ये भी मझला कोष्टक बना दिया हमने अंदर। उसके बाद में फिर लेंगे हम ये -3 प्लस -3, और अंदर क्या होगा फिर -1 -6 -1 -6, इस तरीके से। और हमने अपनी कंडीशन लिख दी सारी। अब समझ लीजिए एक बार, और लिखने के बाद में x1 लिया तो y2 माइनस y3, फिर x2 लिया तो y3 माइनस y1, फिर x3 लिया तो y1 माइनस y2। ठीक है, अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है आपको। 1/2, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, 6 माइनस माइनस प्लस 5, ये प्लस माइनस के 4, या -5 और माइनस प्लस का 1, फिर प्लस माइनस 3, -1 -6 यानी माइनस के 7, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की जुड़ जाएंगी आपस में। तो 1/2, 6 और 5 11, -4, -5 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 4 बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फिर माइनस प्लस 3 7 21। इसके बाद में 1/2 11 माइनस प्लस 4 चौक 16 प्लस 21, या कोई भी संख्या नेगेटिव नहीं आ रही तो मोड लगाइए मत लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लगाना जरूरी होता है क्योंकि ये एरिया जो होता है आपका हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 1/2 इनको जोड़ लेंगे, 1 और 6 7 और 1 8, और 2 और 1 3 और 1 4, 48, 2 से डिवाइड करने पर कितना आया 24। और ये यूनिट आपकी नहीं दे रखी तो यूनिट का आप इसे स्क्वायर लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो इस तरीके से, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, इसलिए 24 आपका आंसर निकल आया जो आपको फाइंड करना था। ओके, चलिए पॉज करके नोट करिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है के किन मानों के लिए या किस मान के लिए निम्न समीकरणों का युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के so that the pair of equation x plus 2y equal to 5 and 3x plus ky plus 15 equal to 0 has a unique solution। ये देखिए इसमें ये k की वैल्यू पूछ रहा है और आपसे कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। देखिए ये इक्वेशन जो है पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, x plus 2y minus 5 equal to 0, और ये तो आपकी पहले से लिखी हुई है इसी फॉर्म में कि बराबर के इक्वल में, बराबर के इधर ही तीनों संख्याएं हैं। तो ये कंडीशन आपकी कुछ ऐसी बनती है जिसको हम कहते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको कहेंगे हम a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। अब यहां पर जो है इस कंडीशन को कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो समझ लीजिए उसको। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो ये दोनों की दोनों रेखाओं के समीकरण हैं, ये दोनों की दोनों जो लाइन है आपकी, ये कैसी है, ये आपकी समपाती है। क्या है? समपाती है। साथ साथ में इनके अनेक हल होंगे। अनेक हल को हम कहते हैं आपका साथ साथ में अनंत हल। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? अनंत हल। इस तरीके से कहते हैं इसे, अनंत हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। संपाती लाइन कहलाती है ये हर एक पॉइंट पर काटती हुई जाती है। अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आ गया B1 अपॉन B2 के, और वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आया, तो हम कहते हैं कि ये लाइन दोनों की दोनों क्या है? समांतर है एक दूसरे के, और इनका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा ऐसी लाइन का, दोनों पैरेलल लाइन है, एक दूसरे पे कभी नहीं काटेंगे। और जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए, यानी कि A1 अपॉन A2 और ही B1 अपॉन B2 के बराबर ना हो, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा लाइन, प्रच्छेदी कहते हैं इन्हें। और प्रच्छेदी का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को कहीं ना किसी एक बिंदु पे काटेंगी। इसका एक अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, केवल एक सॉल्यूशन होता है इसका। तो उसी की बात करिए इसने कि अगर ये दोनों लाइन जो है इनके अद्वितीय हल है, यानी कि एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, तो K की वैल्यू क्या होगी? देखिए K यहां पे दे रखा है, सबसे पहले कंपेयर कर लो। A1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से 1, B1 की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से 2, और C1 की वैल्यू आएगी -5। उसी के साथ साथ A2 की वैल्यू की बात करें अगर, तो यहां से A2 की वैल्यू आएगी 3, कंपैरिजन करने पर निकाल रहे हैं हम। B2 की वैल्यू आएगी आपकी K, और C2 की वैल्यू आएगी आपकी 15। क्लियर? प्लस के 15। अब हम क्या करते हैं, हमें अद्वितीय के लिए केवल ये कंडीशन लगानी है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब बस इस कंडीशन में अपनी वैल्यू जो है रख दीजिए। A1 है आपका 1, A2 है आपका 3, नॉट इक्वल टू B1 है आपका 2, और B2 है आपका K। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? यहां से K इधर जाएगा, K नॉट इक्वल टू क्या आएगा? 3 दूनी 6। तो क्या मतलब हुआ? K इज नॉट इक्वल टू 6, यानी कि इसका मतलब होता है K का मान 6 छोड़कर किसी भी मान के लिए इसका अद्वितीय हल होगा। क्या कह रहा है? K का मान 6 को छोड़कर किसी भी मान के लिए इसका अद्वितीय हल होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? K इज नॉट इक्वल टू 6। मैंने पूछा था K के किस मान के लिए? K इज नॉट इक्वल टू 6 के लिए, यानी K के 6 मान को छोड़कर सबके लिए ये क्या है? अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लिए थे, आगे भी मैं इसमें और क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।